हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपांशु और एक बार फिर से आपके सामने लेकर आए हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। फिजिक्स का चैप्टर है, पहला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ही शानदार जबरदस्त न्यूमेरिकल करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं न्यूमेरिकल, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग थोड़ी सी इसके प्रकाश के अपवर्तन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पूरी थ्योरी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ेंगे। थ्योरी आपने पढ़ेगी तो आपको न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन आखिर होता क्या है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, समझना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपने पथ से कुछ विचलित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम, ये बेटा पहला, ये है पृथककारी पृष्ठ है, ये ऊपर वाला पहला माध्यम और नीचे वाला दूसरा माध्यम। पहले माध्यम में हमने वायु लिया और दूसरे माध्यम में हमने क्या लिया, जल लिया। जब प्रकाश एक माध्यम से पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश को ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन देखो थोड़ी सी क्या हो गई, विचलित हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। और जो अभिलंब की ओर झुक जाती है तो इसका मतलब दूसरा माध्यम कैसा हो गया, सघन हो गया। तो बेटा पहला माध्यम कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो ये कैसा माध्यम हो गया, विरल हो गया। और ये कैसा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। ये हो गया रेयर और ये हो गया डेंसर माध्यम हो गया। समझ में आया कि नहीं। जो किरण आती है, जो किरण देखो पृथककारी पृष्ठ की तरफ आ रही है, उस किरण को आपतित किरण बोला जाता है। और जो किरण अपवर्तन के पश्चात जो निकलती है किरण, उसको अपवर्तित किरण बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। और दोनों किरणें आपस में जहां पर मिलती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और इस आपतन बिंदु से इस पृथककारी पृष्ठ पर लंबवत रेखा खींच दी गई तो इसको अभिलंब बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब, नॉर्मल बोलते हैं। अब बात करते हैं बेटा आपतन कोण आखिर क्या होता है। तो देखना ध्यान से, आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तन कोण की डिफिनेशन क्या होगी, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहा जाता है। अब सुनो ध्यान से, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर से सुनना ध्यान से, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसको पहला नियम कहा जाता है। और दूसरा नियम क्या होता है, किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ठीक है ना, किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, और आपतन कोण हो गया आर, ठीक, सॉरी आई हो गया। तो किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को n से प्रदर्शित करते हैं और n की जगह हम लिख सकते हैं 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और देखो ध्यान से, ANG लिखा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और चलो एक चीज और बताते हैं, यहाँ पर हम लोग जल को W से लिखेंगे, अपवर्तनांक को N से लिखा जाएगा, ठीक है ना। जल को W से लिखेंगे और कांच को ग्लास G से लिखा जाएगा। और अगर कोई द्रव होगा, लिक्विड होगा, तो उसको बेटा L से लिखा जाएगा। ठीक, किससे लिखेंगे, L से लिखेंगे। एयर को ए से लिखा जाएगा। प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। थ्योरी आप लोग ने अच्छे से पढ़ोगे, न्यूमेरिकल केवल हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से कराया जाएगा चीजें। अब देखते हैं ध्यान से, तो ये समझ में आया क्या होगा, आपतित किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गया, आपतन कोण हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, ये अभिलंब हो गया, इस आपतन बिंदु हो गया, पृथककारी पृष्ठ हो गया, ठीक है ना। अगर मान लो कि किरण आ रही है और अभिलंब की तरफ झुक रही है, तो जिसकी तरफ झुकती है तो दूसरा माध्यम हो गया सघन और ये हो जाएगा विरल। अगर मैंने ऐसे पृथककारी पृष्ठ खींचा, ये अभिलंब हो गया। अगर ऐसे कोई किरण आ रही है और अभिलंब से दूर हट रही है, अभिलंब से दूर हट रही है, अगर अभिलंब से दूर हट रही है तो बेटा ये दूसरा माध्यम कैसा हो जाएगा, विरल। अगर ये विरल तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सघन हो जाएगा। ये चीज आएगी नहीं है। और एक चीज और याद रखना कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। और पता है अपवर्तन का एक मेन कारण क्या है, कि अलग अलग माध्यम में अपवर्तन का मतलब हो जाएगा कि आखिर किरण झुक क्यों रही है, किरण दूर क्यों जा रही है। तो इसका
एक मेन कारण ये है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। यही कारण है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर आप लोग ने अच्छे से पढ़ा होगा तो रिवीजन के तौर पर हम करवा रहे हैं। अब आपको हम न्यूमेरिकल कराते हैं, बहुत ही जानदार जबरदस्त टाइप के न्यूमेरिकल कराते हैं। हर एक न्यूमेरिकल का मतलब बताएंगे, हर एक ये जो फार्मूले लिखे हैं इनको आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है, इनके बारे में लोग चर्चा करेंगे। आइए देखें ध्यान से। तो ये और ये जो लिखा हुआ है, जो ये द्वितीय नियम है, इसी को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो दूसरा नियम प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। थोड़ा सा ये भी याद रखना। तो देखो पहला फार्मूला तो भाई यही लिखा हुआ है। चलो एक एक फार्मूले की एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अच्छे से आराम से एकदम न्यूमेरिकल करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहला फार्मूला क्या लिखा है, n इक्वल टू है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है ना। ये है आपतन कोण और ये है क्या है, ये है निर्गत कोण है या अपवर्तन कोण है। ये क्या है, अपवर्तनांक है। n क्या लिखेंगे, अपवर्तनांक लिखेंगे। अगर मान लो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अगर चाल की बात किया जाए तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। सुनते या ध्यान से, ये फार्मूला जैसे लिखे उसी के अकॉर्डिंग बताते जाएंगे। तो बेटा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हो गया। अगर देखो n इक्वल टू एक कौन होता है, c अपॉन वी, सेम वही है कि अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई c हो जाएगा प्रकाश की चाल। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, अगर पहला माध्यम y है तो y में प्रकाश की चाल, बटे दूसरा माध्यम जैसे कि मान लो प्रकाश इधर से आ रही है, ठीक है ना, और ये कहाँ जा रही है, जैसे मान लो जल में जा रही है। कहाँ पर जा रही है, जल में जा रही है। तो बेटा ये हो गया y हो गया और ये क्या हो गया, जल हो गया। तो अगर यहाँ अपवर्तनांक लिखेंगे, ये पहला माध्यम ये दूसरा माध्यम, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो, वायु में प्रकाश की चाल तो c, और जल में प्रकाश की चाल तो हमने लिख दिया वी डब्ल्यू। वी डब्ल्यू, डब्ल्यू का क्या लिखेंगे, वाटर लिखेंगे, ठीक है। डब्ल्यू से क्या होता है, वाटर होता है, डब्ल्यू वाटर हो जाएगा। तो इतना सारी चीजें हैं। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना है, अगर मान लो लिखा है डब्ल्यू एन जी, सेम जैसे ये है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो देखो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। सेम जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, बेटा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो चाल में लिखना है तो पहले क्या है जल, तो जल में प्रकाश की चाल अपॉन, फिर बाद में क्या है कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल। ये चीज आएगी नहीं, तो जल में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, जल में प्रकाश की चाल अपॉन क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल। अब जैसे कि मान लो ये आ जाए डब्ल्यू एन जी, अब इसको अपवर्तनांक में लिखना है। कैसे लिखना, अपवर्तनांक में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, ठीक है। बाद में क्या दिया गया जी, तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पहले क्या दिया गया जो, अब देखो अगर अपवर्तनांक में लिखेंगे तो जो बाद में है उसको पहले लिखना, और जो पहले है उसको बाद में। अगर चाल में अगर लिखना हो तो जो पहले आया उसको पहले लिखेंगे, और जो बाद में है उसको बाद में, मतलब नीचे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये जाएगा। अब देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपॉन वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक हो जाएगा। ये सारी, अगर आपको दिया गया है कि जल का अपवर्तनांक, हमने कह दिया कि जल का अपवर्तनांक कुछ दिया गया, मान लो सपोज हमने कह दिया जल का अपवर्तनांक है 1.462 है, इतना है। तो अगर जल का अपवर्तनांक दिया गया तो किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। कांच का अपवर्तनांक अगर आपको दिया गया है तो किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। अगर कहा जाए वायु के सापेक्ष तो ठीक है, अगर नहीं कहा जाए तो हम लोग मानेंगे वायु के सापेक्ष ही माना जाएगा। आइए अब देखते हैं ये वाला वाई फार्मूला। ये देखो जस्ट उल्टा करना है आपको, जस्ट क्या करना, उल्टा करना। ए एन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जी एन ए, उल्टा करना। तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, या फिर जी एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए एन जी हो जाएगा। कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये होते फार्मूले, इनको इधर ये लिखे रहेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना है। तो n इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। n क्या है, अपवर्तनांक है, साइन आई, आई क्या है आपतन कोण है, आर क्या है अपवर्तन कोण है।
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अगर चाल में बात की जाए तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, n इक्वल टू क्या होता है c, और c क्या होता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है तो c इक्वल टू लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये चाल हो गई। Wng इक्वल टू क्या हो जाएगा, Wng जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, क्या हो जाए तो चाल में लिखना है तो VW/Vg, मतलब कि W क्या हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल। Wng इक्वल टू क्या जाए y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपॉन y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। Ang इक्वल टू 1/Gna और Gna इक्वल टू 1/Ang, दोनों सेम फार्मूला। इतने आपको तैयार करने हैं। अब हम लोग बात करते हैं भाई न्यूमेरिकल की। चलिए अब न्यूमेरिकल अपने स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से किया जाएगा ताकि समझ में आ जाए। चलो कुछ फार्मूले हम इधर लिखे दे रहे हैं, आ जाओ। Ang इक्वल टू 1/Gna, Gna इक्वल टू 1/Ang, ठीक है। तो ये फार्मूले अपने को याद करने चाहिए। तो इतना समझ में एक तरह से रिवीजन करवा दिया है, जिसको मतलब थोड़ा सा भी रिवीजन करना हो तो वो कर सकता है अच्छे से। आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं भाई। तो न्यूमेरिकल जो दिया गया है, अपना पहला न्यूमेरिकल चित्र दिया गया है। तो देखो चित्र दिया गया, निम्नलिखित चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक हमको क्या करना बताना। देखो चित्र ऐसे दिया गया है, ये हो गया अभिलंब हो गया, ये हो गया प्रथम माध्यम हो गया, और ये हो गया द्वितीय माध्यम हो गया, ठीक है। चित्र दिख रहा होगा, और ये ऐसे किरण आई है और ये ऐसे फैल गई। अब देखो बेटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ उसमें दूसरा माध्यम कैसा सघन है कि विरल, तो देखो किरण ऐसे आई है और किरण को जानी थी ऐसे, लेकिन देखो अभिलंब से दूर हट गई। ये क्या होता है अभिलंब है, ये n और n डैश क्या हो गया अभिलंब हो गया। तो अभिलंब से अगर दूर हट गई तो क्या हो गया, ये विरल माध्यम अभिलंब के समीप आ गए, सासे समीप सासे सघन हो जाएगा। तो बेटा अभिलंब से दूर हटी है ना, तो ये कैसा हो जाएगा विरल हो जाएगा। तो मतलब पहला माध्यम हो गया बेटा सघन हो गया, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, और दूसरा माध्यम जो हो गया अपने पास क्या हो जाएगा विरल हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू देखो क्या दी गई है, ये बेटा 30 दिया गया है, कितना दिया गया 30 अंश दिया गया है, और ये कितना दिया गया है, ये जो दिया गया है इसको हटा देते हैं, ये दिया गया 45 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया 45 डिग्री दिया गया है। अब हमें क्या बताना है, इसका अपवर्तनांक बता। तो याद करो ये पहला वाला फार्मूला, तो n इक्वल टू क्या होता है बोलोगे साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। n इक्वल टू साइन आई की वैल्यू कितनी है 30, साइन 30 अपॉन साइन 45 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो तो n इक्वल टू क्या, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, अंदर का अंदर बाहर का बाहर पहुंचा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा √2/2, कितना हो जाएगा √2/2। अब देखो अगर ये लिखा हुआ है तो √2/2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2, एक √2 से कैंसिल हो गया, √2 कैंसिल, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। यही हो गया आंसर हो गया। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, n इक्वल टू 1/2। इतने सिंपल से सवाल हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सवाल, सेकंड नंबर सवाल दिया गया है। लिखा y के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक। तो बेटा देखो लिखने का तरीका बता रहे हैं, y के सापेक्ष पारदर्शी द्रव, द्रव मतलब लिक्विड दिया गया, तो y के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक जो दिया गया है ये दिया गया 1.2 दिया गया है, ठीक है ना। और किसी अन्य पारदर्शी द्रव का जो अपवर्तनांक दिया गया है, किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक, सॉरी किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक, तो किसके y के सापेक्ष सॉलिड ठोस हो जाएगा, जो दिया गया है 1.8 दिया गया है। क्या दिया 1.8 दिया गया। तो द्रव के सापेक्ष ठोस के अपवर्तनांक की गणना करनी है, तो मतलब हमको निकालना LNS निकालना है। क्या निकालना LNS, ये वाला तरीका लगेगा तो देखना ध्यान से। जो पहले बाद में दिया गया तो y के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक लिख दिया, और जो पहले दिया गया तो y के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक। अब दोनों की वैल्यू हमें देखो पता है, बहुत सिंपल से सवाल आते हैं, बस इसको आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, बस ये चीज दिया गया। तो ANS कितना दिया गया 1.8, और ये कितना हो जाएगा 1.2, डेसिमल से डेसिमल गया तो हो जाएगा 18 अपॉन कितना 12, 6 से काट 6 3 18, 6 दूनी 12, तो
क्या आ गया, एल एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 आ गया। बताओ इतना, कोई दिक्कत परेशानी तो यहाँ तक तो नहीं है, यहाँ तक परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो 1.5 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल अपना थर्ड नंबर सवाल है। थर्ड नंबर देखो क्या दिया गया है, दिया गया है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच की अपवर्तनांक क्रमशः। तो वायु के सापेक्ष जल, तो देखो लिखने तरीके, वायु के सापेक्ष जल और वायु के सापेक्ष कांच की अपवर्तनांक क्रमशः क्या दिए गए हैं, 4/3 ये दिया गया है, और ये दिया गया है 3/2 बेटा, ये दिया गया है। तो जल का कांच के सापेक्ष, मतलब कांच के सापेक्ष, पहले के और फीका, तो जल का कांच के सापेक्ष, तो बेटा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये पूछा गया, वो ध्यान देना। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो सेम यही तरीका लग जाएगा। देखो ये दिया गया है और अपवर्तनांक में दिया गया है, निकालना तो GNW इक्वल टू, जो बाद में है उसको पहले लिख दो वायु के सापेक्ष, और जो पहले उसको बाद में, मतलब नीचे लिख दो वायु के सापेक्ष। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, ए एन डब्ल्यू का मान बेटा रख दो, तो ए एन डब्ल्यू का मान 4/3 हो जाएगा, और ए एन जी का मान हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अंदर का अंदर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 8, तो जाएगा 4 2 जा 8/9 हो जाएगा। बताओ इतना आएगा GNW। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो आ जाएगा 8/9 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अगर मान लो यही कह देता है यहाँ पर कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, जल के सापेक्ष, देखो याद रखना पहले के और फिर का, तो जल के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक निकालना। तो जो बेटा बाद में दिया गया है वो आएगा पहले वायु के सापेक्ष, और जो पहले दिया गया W, तो वायु के सापेक्ष ये आएगा W आ जाएगा। बताओ यहाँ है, तो ANG कितना हो जाएगा 3/2, और ANW 4/3 हो जाए, तो अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो 3 3 का 9 और 9/8 हो जाएगा। तो बेटा हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है कि नहीं, या फिर आपको डायरेक्ट अगर मान लो हमसे कहते WNG, अगर हमने GNW निकाल लिया तो याद करो GNW बराबर क्या होता है 1/WNG। ये वाला तरीका अपना दो, तो बताओ WNG क्या हो जाएगा, WNG इक्वल टू हो जाएगा 1/GNA हो जाएगा। क्या हो जाएगा GNW हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमें ये निकालना, तो WNG इक्वल टू 1/GNW, और GNW का मान है 8/9, तो हो जाएगा WNG इक्वल टू 1/8/9। तो बेटा 9 कहाँ गया ऊपर, तो WNG इक्वल टू आ गया 9/8। ये हो गया अपने पास आंसर। कोई दिक्कत, चाहे किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, बस आपको फार्मूले पता होने चाहिए, लिखने का तरीका पता होना चाहिए। आगे अच्छा हम लोग बात करते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट सवाल कौन सा है अपना, ये है 4th नंबर सवाल दिया गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 भाई क्या करा, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल, इसमें बेटा चाल दिया गया था, तो वायु में प्रकाश की चाल, तो हम VA लिख दे, या फिर इसको वायु प्रकाश की चाल को C से भी लिखा जा सकता है। याद रखना VA लिख दे, मतलब एयर में चाल, V क्या होता है वेलोसिटी, चाल हो जाएगी, और बड़ा ये C भी लिखा जा सकता है। और इसकी लिखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बेटा, ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, कांच में प्रकाश की चाल, तो चाल है किसमें, कांच मतलब ग्लास में, कितने दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है ना। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना। देखो वायु के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो बेटा अब क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो चाल में रखना है ना, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना और चाल में बताना। तो देखो ये वाला तरीका, तो देखो वायु में प्रकाश की चाल अपॉन, जो बाद में है तो उसको बाद में लिखो, तो हो जाएगा जल, वो कांच में प्रकाश की चाल। बताओ आएगा नहीं, बस तरीके आपको वो फार्मूले एकदम अच्छे से एक जगह इनको भैया फार्मूले नोट कर लो, काम आएंगे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो VA कितना दिया गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया, और VG दिया गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
10⁸, 10⁸ कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 3/2। तो इसको लिख सकते हैं 1.5 भी लिखा जा सकता है, तो हो जाएगा ANG = 1.5 हो गया। बताओ, इतने समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है, आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आ गया, 1.5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जल में प्रकाश की चाल। आइए, सिंपल सा, चाल है तो V से लिखेंगे और जल है तो W, तो VW। क्वेश्चन नंबर 5, तो VW का मान कितना दिया गया है, जल में प्रकाश की चाल है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है, चाल दिया गया है। यदि जल का अपवर्तनांक मतलब n की जो वैल्यू दी गई है, केवल n लिख दो, n की वैल्यू दी गई 4/3 दिया गया है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात मतलब तो वैक्यूम, और उसको लिखते हैं C से लिख दो। निर्वात में प्रकाश की चाल को इससे लिख दो, C से लिख दो, तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा, तो याद करो n होता है C अपॉन, देखो ये कहाँ गया, n C/V है, और लेकिन W दिया तो VW लिख दो। और V किसी में प्रकाश की चाल हो सकती है, अगर मान लो कि जल में प्रकाश की चाल तो W लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल है तो VG लिखेंगे, डायमंड में है तो VD लिखा जाएगा, VD लिखा जाएगा। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे VW लिख दिया। n की वैल्यू दी गई है 4/3, अब हमें C का मान निकालना है, और VW दिया गया 2.25 इंटू 10⁸, ये इतना दिया गया अपने पास, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 आ जाएगा इंटू 2.25 हो गया इंटू 10⁸ हो गया, और अपॉन में हो गया 3 और इक्वल टू C हो गया। अब क्या करेंगे भाई, इसका डिवाइड कर देंगे, चलो डिवाइड कर देंगे, चला जाएगा 4 इंटू डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.3 इतना आ गया, और इंटू 10⁸ आ गया 8 इक्वल टू C आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करें तो 75 चौको कितना हो जाएगा 300, और 300 को ऐसे लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा इंटू 10⁸ इक्वल टू C हो जाएगा। तो C इक्वल टू लिख सकते 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही हो गया अपने पास आंसर। बताओ आए कि नहीं है। और वैसे भी पता भी है कि निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये आपको पता भी होना चाहिए, याद रखना। तो याद रखना, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो बोलोगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन रियल में पता है कितनी होती है, रियल में कितनी होती है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन हम लोग लगभग में कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो लिखोगे 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये एकदम याद कर लो। और जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एकदम फिक्स है वैल्यू। और देखो एक तरीका भी आपको लगा के हमने C की वैल्यू निकाल दी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो ये वाला भी सवाल उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 भाई क्या कह रहा है, लिखा वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया। वायु में प्रकाश की चाल को VA लिख दो या C लिख दो, बात बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ठीक है ना। आगे देखो क्या कह रहा है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल बतानी है। अब कौन सा माध्यम है नहीं पता, उस माध्यम में प्रकाश की चाल बतानी है जिसका वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक दिया गया, मतलब n की जो वैल्यू दी गई 1.5 दिया गया है। तो याद करो n इक्वल टू क्या होता है VA अपॉन उस माध्यम में प्रकाश की चाल, हमें ये नहीं पता, देखो C या C भी लिख सकते हो, अपॉन V लिख दिया। n की वैल्यू 1.5 है, इक्वल टू VA का मान कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बेटा ये कितना V दिया। V की वैल्यू हमें क्या करनी है निकालनी है, तो V को इधर लाएंगे और 1.5 कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा 8, डेसिमल हटाया 0 बढ़ाया 15 दूनी 30, तो 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और याद करो थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड किस में चाल होती है, तो बोलोगे कांच में, मतलब इसका मतलब दूसरा जो माध्यम की बात कर रहा है वो कांच होगा, दूसरा माध्यम कौन हो जाएगा कांच हो जाएगा। बताओ आएगा। देखो हमें जो चीज़ दिया गया था, जो चीज़ निकालना था ये दिया गया था, उससे संबंधित हमने फार्मूला लगा दिया, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर दिया गया 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 7 भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन 7 ये कह रहा है कि जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः, तो देखो, तो जल तथा कांच में प्रकाश की चाल दी गई है, ठीक है ना। तो जल में प्रकाश की चाल तो मतलब हो जाएगा वी डब्ल्यू, कांच में प्रकाश की चाल वी जी। ये कितना दिया गया जल में, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया गया है बेटा। और वीजी का मान जो दिया गया है, मतलब कि कांच में प्रकाश की चाल है 2 इंटू क्या 2.0, चलो वो भी ले दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 ही लिखा, 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना करनी है। ये क्वेश्चन देखो 2024 का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो पहले क्या गणना करनी है, पहले ये बताना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पहला हमें ये बताना। और सेकंड नंबर देखो हम लिखे दे रहे हैं, सेकंड नंबर का वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें ये बताना है। बहुत ध्यान से समझना। अब ये दिया गया है, तो हमें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बेटा चाल में बताना है। तो जो पहले लिखा है तो उसकी पहले चाल कर देंगे, और जो जी बाद में लिखा है तो उसकी चाल बाद में कर देंगे। ये चीज आएगी नहीं है। तो वी डब्ल्यू का मान दिया गया है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और ये कितना है 2.0 इंटू 10⁸ हो जाएगा, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचेगा 2.25 अपॉन 2.0, डेसिमल हटाया 1 2 1 2 2 जीरो बढ़ा दिया, या 1 जीरो आ गया, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 225 अपॉन 200 हो जाएगा 25 नवैया 200 और 25 अट्ठे 2, 25 नवैया 225 और 25 अट्ठे 200 हो जाए। तो बेटा WNG की ये वैल्यू आ गई। बताओ ये चीज आए कि नहीं है भाई। देखो नियम से एकदम फार्मूले रख के चल रहे हैं। देखो WNG बराबर VW अपॉन VG, यही वाला तो फार्मूला रखा। देखो ये वाला फार्मूला, बस वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया आंसर। तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ गया अपने पास, ये आया कि नहीं आया। तो ये हो गया भाई, कंप्लीट हो गया अपना, है पहला नंबर आ गया। इसके बाद सेकंड नंबर की बात करते, तो सेकंड नंबर में क्या दिया गया है, ANG इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसमें भी भाई चाल बतानी है, चाल बतानी है। तो क्या लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन जल में प्रकाश के, सेम वायु में प्रकाश की चाल अपॉन जो बाद में, तो बाद में। अब सोचो कि वायु में प्रकाश की चाल, भैया वायु में प्रकाश की चाल बिल्कुल रट लो, नहीं भी पता होती तो C का मान होता, और C इक्वल टू ये वायु में प्रकाश की चाल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁸, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना दिया गया है 2 इंटू 10⁸ दिया गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा 3/2 आ गया, तो यह जाएगा 1.5 आ गया। कितना आ गया 1.5 आ गया, 5 आ गया, और यही हो गया भैया अपने पास आंसर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आंसर हो गया अपने पास। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आ गया होगा उम्मीद करते हैं। इनको आपको बार बार एकदम अच्छे से देखना है, और जो भी कन्फ्यूजन हो तो भाई बिल्कुल बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल बताएंगे। या फिर आपकी बुक में कोई न्यू टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो जो नहीं आ रहा हो, तो बिल्कुल उसकी फ़ोटो खींच करके आपको इंस्टाग्राम आईडी में या फिर यूट्यूब कम्युनिटी में आपको फ़ोटो क्लिक करके एकदम अच्छे से भेज देना है, तो उसका सोल्यूशन हम ज़रूर कराएंगे। अब बेटा देखो एक चित्र दिया गया है, ठीक है ना, चित्र दिया गया, बहुत ही ध्यान से देखना है। देखो चित्र ऐसे दिया गया है, इस टाइप से दिया गया है, और ये ऐसे दिया गया है, और फिर ये ऐसे मुड़ गया, मतलब देखो झुक गया ना इधर, तो इसका मतलब ये सघन होगा, ये विरल होगा। और पहली बात तो है भी, ये वायु है, ये क्या है वायु एयर है, और इसके बाद ये द्रव है, तो ये तो है ही है, ये विरल हो गया, सघन हो गया। अब इसमें ये जो वैल्यू दी गई है ये 120 दिया गया है, और ये जो वैल्यू दी गई है ये 135 दिया गया है। हमें निकालना अपवर्तनांक, हमें मतलब एन की वैल्यू निकाल, एन इक्वल टू होता है भाई जब एंगल की वैल्यू है। देखो कहीं पर भी एंगल की बात नहीं कर रहा है, केवल यहाँ पर एंगल की बात कर रहा है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। अब देखते भाई साइन आई का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब, अभिलंब हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब। ये हो गया अभिलंब, नॉर्मल हो गया। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, चलो बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगर ये देखा जाए तो ये तो 90 डिग्री होता है,
अगर ये 90 डिग्री हो गया और ये पूरा कितना है 135 है, ये बेटा 90 है, अगर 90 ये खा गया, इससे 90 अगर कर देंगे माइनस, तो बताओ कितना बचेगा, ये बचेगा 45 डिग्री बचेगा। ये चीज़ आएगी नहीं है, ये 45। भाई देखो पूरा कितना है, ये 135 है, और ये जो दिया गया ये तो 90 है, और ये अगर 90 चला गया तो 45 बचेगा। सेम यहाँ पर भी लगाएंगे, ये वाला देखो कितना है 90 है, अभिलंब क्या था 90 डिग्री पर, तो ये 90 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो 90 इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, ये 30 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, ये जो एंगल हो जाएगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाओ भाई। फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन आई, और साइन आई की वैल्यू कितनी है 45 हो जाएगा। साइन आर की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, तो इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक ना। तो चलो एक काम करते हैं, तो देखो साइन 30 का मान याद होना चाहिए, साइन 45 का मान याद होना चाहिए, साइन 60 का मान याद, इतना याद हो तो पर्याप्त है। और और जिसके अगर मैथ होगी, जो मैथ लिए उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, जो अगर मैथ नहीं लिए उनके लिए हम बता रहे हैं। साइन 30 का मान 1/2, ये हो जाएगा 45 का मान 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, एकदम अच्छे से याद रखनी है। तो साइन 45 का मान 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 हो गया, और साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो बेटा क्या हो जाएगा, तो 2 ऊपर गया और ये हो जाएगा √2 नीचे हो जाएगा, ठीक ना। तो बेटा टू को क्या लिखा जा सकता है, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और ये √2 हो गया, क्योंकि √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, जैसे लिख दिया, और एक ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर आएगा √2। तो आ गया n की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, और √2 का मान होता है 1.414 होता है, ये भी लिख सकते हैं। आंसर ये भी है सही है, और ये वाला भी सही है अपने पास। बताओ इतनी समस्या तो नहीं है इसके बाद, ये आपको बस बनाना चाहिए कि भाई 135 दिया गया तो 90 माइनस कर देंगे तो ये 45 आ जाएगा, 120 दिया गया तो 90 इधर माइनस करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। साइन आई अपॉन साइन आई इक्वल टू 45 है, साइन आर की वैल्यू 30 है, 45 के मान कितना होता है 1/√2 रख देंगे और 1/2 रख दिया जाएगा, बस काटा पीटी कर लेंगे, और √2 की वैल्यू याद होनी चाहिए 1.414 होता है। इतना हो गया कंप्लीट। आइए अब आगे भाई बात करते हैं, और हम लोग सवाल देखते हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं सब देखेंगे। तो ये जो सवाल बताने जा रहे हैं भैया 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, ये लास्ट सवाल बता रहे हैं, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आते, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है या फिर लैंग्वेज से पूछ लेता है, न्यूमेरिकल आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना, और आता भी तो 2 नंबर के आ जाते हैं, लेकिन भाई अगर आ गया तो करना तो पड़ेगा ही, नंबर अच्छे लाने तो एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको ये फार्मूले याद करने। चलिए अब लास्ट सवाल एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो आज 9 सवाल आपको कंप्लीट करवा दिए, कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आइए ये वाला भी देखो, चित्र वाला ही सवाल दिया गया है, चित्र का ही सवाल दिया गया है। ये बेटा हमने अविलंब में खींच दिया, और ये ऐसे एंगल निकाल दिया, और ये ऐसे फैल गया, मतलब कि ये अगर अविलंब से दूर हो तो ये विरल हो गया, ये सघन हो गया, इतना तो कन्फर्म हो गया। ये बेटा प्रथम माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, चित्र में आपको दिख रहा होगा, और ये जो एंगल दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है, और ये कितना दिया गया है, ये है 30 डिग्री दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष, मतलब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निकालना, मतलब कि हमें निकालना n इक्वल टू निकालना है, सेम सवाल है साइन आई अपॉन साइन आर। इस टाइप के सवाल बहुत ही ध्यान से देखने हैं भाई, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं या फिर लिखने के लिए आ जाते हैं, देखना ध्यान से। अच्छा बताओ, ये अभिलंब है तो ये पूरा कितना है 90 डिग्री, अगर 45 हो गया 90 डिग्री में 45 माइनस करेंगे तो बचेगा 45, तो मतलब हम कह सकते हैं आई की जो वैल्यू आ गई 45 डिग्री आ गई। अब देखो ये पूरा कितना है 90 है, और 90 में से अगर ये 30 माइनस कर दी तो बचेगा 60, तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। तो बस इसमें वैल्यू रख देंगे हम लोग आगे, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन आई, साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री। 45 का मान कितना था 1/√2, 30 का मान सॉरी 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2। अंदर का अंदर बाहर का बाहर पहुंचा देंगे, क्या करेंगे अंदर का अंदर बाहर का बाहर पहुंचा देंगे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें करेंगे। आ जाओ भाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2,
ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा √2 √3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, n की वैल्यू है, बेटा n की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन बेटा √2 अपॉन √6 आ जाएगा। रूट की वैल्यू कभी भी नीचे मत रखना, ठीक है ना, रूट की वैल्यू नीचे नहीं रखना है, तो भैया हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट गुणा कर देंगे, √6 का ऊपर नीचे क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया, √6 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 √6 अपॉन ये कितना आ जाएगा, ये तो √6 इंटू √6, तो बेटा कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करें तो n की वैल्यू आ जाएगी √6/3, ये हो गई n की वैल्यू आ गई। बताओ आए कि नहीं आया, एक बार फिर से देख लो, 45 दिया गया था, पूरा 90 होता तो ये बता कितना बचा, ये वाला कितना बचेगा 45 बचेगा, ठीक है ना। ये 30 दिया गया है, ये पूरा 90 होता है, तो 90 में 30 माइनस करें तो 60 बचेगा, तो i की वैल्यू 45 आ गई, और r की वैल्यू ये क्या होता है r, ये क्या होता है r होता है, ये क्या होता है i होता है, ये हो गया i हो गया। भाई आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसको i से प्रदर्शित किया जाता है। और अगर बात करें अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, इसको r से प्रदर्शित करते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है, या प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है, n इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r, i की वैल्यू 45 r की और r की वैल्यू का 60 रख दिया हमने, तो साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कर देंगे, अंदर का अंदर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/√2 √3 आ जाएगा, तो √2 इंटू √3 √6 हो गया। तो रूट की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, तो √6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 से डिवाइड किया तो हो जाएगा √6/3 हो जाएगा। तो बेटा ये सवाल आ गए होंगे, सवाल हो गए, कंप्लीट हो गए, आज के इतने सवाल काफ़ी हैं, और इन्हीं को आप लगा लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, और बताना कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कोई समस्या परेशानी हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी में भी मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी क्या है, दीपांशु सर 1212, ठीक है ना, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं या कुछ भेज सकते हैं, सवाल आपको कोई समस्या हो तो बिल्कुल भेज सकते हैं। इसके पहले हमने दर्पण के बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल कराया है, दर्पण की 2 क्लासें ली हैं, न्यूमेरिकल केवल ओनली न्यूमेरिकल कराए हैं, न्यूमेरिकल बहुत विधिवत से कराया है, जो क्वेश्चन आए हुए उनके बारे में चर्चा हुई है। इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के न्यूमेरिकल कराए हैं, इसके बाद आप हमें बताना कि समझ में आया या नहीं आया, और जैसा कहेंगे तो फिर इसके बाद हम लोग लेंस के न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल लाएंगे, 2 या 3 क्लासों में भी हो जाएंगे कंप्लीट, केवल न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ठीक है, केवल न्यूमेरिकल की ही बात करेंगे हम लोग। ये जो क्लास है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बाकी मैथ की क्लासें लगातार चल रही हैं, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, उसको जरूर देखिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो बिल्कुल कर लें, फॉलो कर लें, और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।